वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेनेसा इन इंडिया। किस तरीके से भारत में रेनेसा आया, यानी पुनर्जागरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं कि रेनेसा इन इंडिया है क्या। लिटरेचर इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण है। वेदर इट इज सीन और फेल्ट इन द सोसाइटी, चाहे ये देखा जाए या महसूस किया जाए समाज में, बाय द राइटर्स, लेखकों के द्वारा, एंड द पोइट, यानी चाहे लेखक हो या कोई भी कवि हो, जब वो समाज में किसी भी चीज को देखता है या महसूस करता है, उसी को भी अपना साहित्य में लिख देता है, यानी अपनी राइटिंग्स में लिख देता है। इस तरीके से साहित्य ही समाज का दर्पण कहलाता है। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दियर राइटिंग, और यही सब चीजें उसकी राइटिंग्स में भी हमें रिफ्लेक्टेड यानी प्रभावित होती हुई नजर आती है या उसमें दिखाई देती है। रेनेसा मीन्स टू अवाकनिंग और रीबर्थ ऑफ न्यू आइडियाज एंड थॉट। रेनेसा, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो रेनेसा का मतलब है अवाकनिंग माने जागृति, जागना, और रीबर्थ पुनर्जन्म ऑफ न्यू आइडियाज, नए विचारों का और नए सोच का। तो इस तरीके से जब हम नई सोच या नए विचारों के पुनर्जागरण की बात करते हैं या लोगों के नए चेतना की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं। एक फिर से नई अवॉकनिंग होना, नई चेतना का उद्गम होना। सो व्हेन वी थिंक अबाउट द रेनेसा इन इंडिया, इसलिए जब भी कभी हम रेनेसा के बारे में सोचते हैं, वो भी भारत के अंतर्गत, वी फाइंड द लिटरेचर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि भारत का जो साहित्य है इन बंगाली लैंग्वेज, वो सबसे पहला जो साहित्य था वो बंगाली भाषा में लिखा गया था एट अर्लियर टाइम, यानी स्टार्टिंग ही जो साहित्य की हुई वो बंगाली भाषा से हुई है। देयर वॉज द जर्मन रोमांटिक थ्योरिस्ट, वहां पर एक जर्मन के रोमांटिक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, Wilhelm van Seliger, who first time used the term Renaissance in 1823, जिन्होंने पहली बार रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था 1823 में। विद संस्कृत लिटरेचर यूनिवर्सली, यानी संस्कृत साहित्य के संदर्भ में उन्होंने सबसे पहले रेनेसा वर्ड का इस्तेमाल किया 1823 में। इन द बिगनिंग इंडियन लिटरेचर वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, शुरू में भारतीय जो साहित्य था वो बंगाली भाषा में ही लिखा गया था। एंड आफ्टर दैट इट वाज रिटन इनटू अदर लैंग्वेजेस, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज। फिर धीरे धीरे करके दूसरी भाषाओं में भी लिखा गया, और विशेष रूप से फिर हम अंग्रेजी भाषा की बात करते वहां पर भी रहने का जिक्र हुआ। राजा राम मोहन राव was the first person who brought the Renaissance in India. राजा राम मोहन राव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेनेसा को भारत में लेकर के आए, यानी भारत में किस तरीके से नए विचारों का उद्गम हुआ। तो उसका श्रेय पूरा जो जाता है वो राजा राम मोहन राव को ही जाता है। न्यू थॉट्स एंड न्यू आइडियाज वर विजिबल इन द राइटिंग, इस तरीके से नए विचार, नई सोच हमें राइटिंग्स में देखने को मिलने लगी। एंड द फेस एंड द फॉर्म ऑफ इंडियन लिटरेचर हैज चेंज्ड, इस तरीके से उसका फेस, पूरा जो रूप था, पूरा जो चेहरा था भारतीय साहित्य का, वो पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि अब हमें साहित्य में नए विचार नजर आने लगे, नई सोच नजर आने लगी। देयर वर ए नंबर ऑफ पोइट्स एंड राइटर, बहुत सारे कवि और लेखक हैं who contributed to carry forward this term, जिन्होंने इस टर्म को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग दिया है। दे आर एज फॉलोइंग, वो निम्नलिखित है। पहला आप देखते हैं कौन कौन सी वो सहयोग करता है। सबसे पहले आता है राजा राव का नाम आता है। हिज कंतपुरा डिपिक्ट्स इंडियन लाइफ इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर, इनका जो कंतपुरा जो ड्रामा है, वो बोले इस इन्होंने भारतीय जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया, यानी हमें इसमें भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि इज ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ इंडियन सॉन्ग, उनकी जो गीतांजलि एक बहुत ही सुंदर सा संग्रह है भारतीय गीतों का। हिज पोएम्स माय हेवन एक्सप्लेन्स हिज ड्रीम अबाउट हिज कंट्री इंडिया, उनकी जो कविता है माय हेवन है, वो अपने देश के प्रति उनके सपने को व्यक्त करती है। हाउ इट मस्ट बी, कि उनका भारत कैसा होना चाहिए, उनका देश कैसा होना चाहिए, उन्होंने उन सभी विचारों को अपनी इस कविता में डाला है। आर नेशन एनीथिंग डज नॉट नीड ऑफ रिकॉग्निशन टू टेल एनीवन, हमारा जो जो राष्ट्रीय गीत है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
that as his popularity rests उनकी की जो लोकप्रियता है इसी नेशन एंथम के ऊपर आधारित है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को नेशनल एंथम लिखने के रूप में भी जाना जाता है, उसके लेखक के रूप में जाना जाता है, उनकी लोकप्रियता इसके ऊपर आधारित है। अर्ली नेशन प्रोग्रेस प्रोग्राम बिगिंस और एंड्स विद इट इन इंडिया। अगर कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है वो नेशन एंथम के साथ शुरू होता है या फिर समाप्त होता है। भारत में जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं वहां पर नेशनल एंथम को या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में हमेशा तो किया जाता है। नीरज सी चौधरी, ही रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑन अननोन इंडिया, एक अनजान भारतीय आत्मकथा को लिखा है। पीलाल, his translation of महाभारत into English is full of interest। उनका पीलाल ने जो महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में वो पूरी तरीके से भारतीय न्यूज को प्रेजेंट करता है, यानी भारतीयता को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स भी दिखाई देते हैं, इसमें 3 फैक्टर्स मेन है। द पहला है द इंटेलेक्चुअलिज्म एंड रेनेसांस ऑर्डर अमंग द इंडियंस जन बाय राजा राम मोहन राव। राजा राम मोहन राव के जरिए भारतीयों के बीच में बौद्धिकता और रेनेसां की प्रेम को प्रदर्शित किया गया, यानी लोगों के मन में पुनर्जागरण के प्रति प्रेम और बौद्धिकता के प्रति प्रेम को भर दिया गया था। द प्रिजर्वेशन यानी प्रिजर्वेशन होता था रिसोल्यूशन ऑफ डिटॉच यानी जड़ संकलन ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी। दूसरा चीज क्रिश्चियन मिशनरी जो थी उनके दंड संकल्प को इसमें डाला गया है। The persuasiveness of Macaulay's prose style as mentioned by K.R.S. Iyengar in Indian Contribution to English Literature, K.R.I.S. Iyengar के द्वारा इंडियन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने बुक लिखी है, उसके अंतर्गत उन्होंने मैकाले के प्रोज स्टाइल का जो प्रेरक है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से मैकाले को इसकी प्रेरणा मिलती थी गद्य शैली को। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो रेनेसां के अंदर पाए जाते हैं कि बौद्धिकता होनी चाहिए, भारतीयों में रेनेसां के प्रति प्रेम होना चाहिए और क्रिश्चियन मिशनरी जो जड़ संकल्प होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और मैकाले का जिस तरीके से प्रोज स्टाइल उन्होंने किया किस तरीके से उसको प्रेरणा मिलती है वो सब चीजें इसमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से 3 फैक्टर्स हैं इसके अंतर्गत। These factors brought a lot of change in the field of education। शिक्षा के क्षेत्र में इन फैक्टर्स ने, इन तत्वों ने काफी कुछ परिवर्तन लेकर के आई। At that time people started adopting English language। ये तब की बात है जब लोगों ने अंग्रेजी भाषा को भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। They had desire to learn it। उनकी इच्छा होती थी कि वे अंग्रेजी भाषा को सीखें। Most of the Indian writers had made English language the medium of expression। बहुत सारे भारतीय देखा गया जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को अपने विचारों का माध्यम बना दिया था व्यक्त करने का। Thus we can see that Renaissance in India made English more homely, native and patriotic। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत में जो रेनेसां उसने अंग्रेजी भाषा को काफी homely, घर जैसा बना दिया है, नेटिव राष्ट्रीयता बना दिया है, पैट्रियोटिक और देशभक्ति से भी परिपूर्ण कर दिया है। तो इस तरीके से हमें भारत में रेनेसां देखने को मिलता है जिसका पूरा श्रेय जो जाता है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको अब समझ में आ गया हो कि किस तरीके से भारत में रेनेसां आया, या लाने वाले कौन थे, या रेनेसां में किस लिटरेचर में सबसे पहले देखने को मिला। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना